अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो समरी ऑफ फैक्ट्स है, उसको शॉर्ट करके लिख दिया गया है, ठीक है, 1.5 पेज की समरी आ गई। देन वी हैव द क्वेश्चंस प्रेजेंटेड में अगर आप देखें कि ये एज इट इज़ जो इश्यूज थे इसको उसी तरह से आपने जो है ना वो यहाँ पर लिखना होता है, कॉपी पेस्ट कर लें जो मर्जी कर ले, लेकिन आपने यहाँ पर इसको उसी तरह, इसमें कोई अपनी पोजीशन जो है किसी साइड ने नहीं बतानी होती, एज इट इज़ उसी तरह आते हैं, ठीक है। देन वी हैव समरी ऑफ प्लीडिंग्स, हमारा जो भी इश्यूज थे उनकी एक एक समरी करके जो है ना हमने यहाँ पर चारों इश्यूज की समरीज लिख दी, ठीक है। अब पहला है कि वेदर द एपिलांट वाज इंटाइटल्ड टू डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएल्टी ऑफ कंडक्ट एंड और रिस्पोंडेंट्स पॉलीगैमस मैरिज, के जो खातून है हमारे पास, क्या उसकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो क्रुएल्टी पर हो सकती थी या उसके जो हस्बैंड की सेकंड मैरिज थी उस पर हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि समरी ऑफ आर्गुमेंट्स के बाद डिटेल्ड आर्गुमेंटेशन है, पहले इशू को उसी तरह से लिखा हुआ है, फिर उसकी सबमिशंस बनाई गई हैं, ठीक है। द appellant वाज entitled टू डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट एज वेल एज रिस्पोंडेंट। अब उसके बाद हमने स्ट्रक्चर किया है अपने आर्गुमेंट्स को फर्दर हेडिंग्स के अंदर, फर्दर सब हेडिंग्स के अंदर। पहले बताया जी क्रूएल्टी ऑफ कंडक्ट क्या है, मैरिज बिटवीन एपिलांड और रिस्पोंडेंट, यानी कि उनका जो सिचुएशन थी, उनका मैरिटल रिलेशनशिप था वो किस तरह का था, ठीक है। देन वी हैव द ट्रांजिशन इन बिहेवियर ऑफ द हस्बैंड, ठीक है, वो क्या है, किस तरह से वो चेंज हो गया उसका बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड्स फॉर क्रूएल्टी है, उसका लॉ लिखा हुआ है सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट। और फिर जो आप देखें कि फुटनोट्स हैं यहाँ पर, उसमें रेलेवेंट जजमेंट्स हमने फुटनोट्स लगा के उसमें रिसर्च करके जो रेलेवेंट जजमेंट्स हैं उनमें से रेलेवेंट पोर्शन जो है वो लिखा हुआ है। आप अगर रेलेवेंट पोर्शन को कॉपी पेस्ट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, आप उसको अपने वर्ड्स में जो है पैराफ्रेज करके लिख दें फिर भी कोई मसला नहीं है। फर्दर हमारे पास सेकंड हेडिंग आ जाती है, तो ये इस तरह से नीचे कंक्लूजन आ गई, तो इस तरह से आपका आर्गुमेंट कंप्लीट होता है। उसके बाद दूसरा इशू, फिर तीसरा इशू और फिर चौथा इशू। अब कमिंग टुवर्ड्स द एंड वी हैव प्रेयर फॉर रिलीफ, के व्हाट एक्चुअली यू वांट फ्रॉम द कोर्ट, आप कोर्ट से मांग क्या रहे हैं, ठीक है, आप किस लिए अदालत का रुख किया आपने, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ जो है ना मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रूएल्टी मांगी है हमने, और डॉवर की रिटेंशन मांगी है, फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर सेकंड मैरिज है, और निकाह रजिस्ट्रार की लाइबिलिटी है। तो ये प्रेयर फॉर रिलीफ में आप एक्चुअली बताते हैं कि आप कोर्ट से मांग कह रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आपने जो है वो एक और डॉक्यूमेंट बनाना होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, लेकिन वो उसमें आपने चेंजेस करनी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू रिस्पोंडेंट, ठीक है। अगर मेरी कोशिश है कि मैं वो भी आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखें ये मेमोरियल फॉर एपेलेंट था, ये मेमोरियल फॉर रिस्पोंडेंट हो गया है, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से हैं। फिर आपने जो एब्रीवेशन यूज़ की हैं आपने वो, फिर आपने जो इस साइड से अथॉरिटीज़ यूज़ की हैं ये वो आ गई हैं, ठीक है सारी। और स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन, आप उसको अगर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो आप बताएं कि वी आर कॉन्टेस्टिंग द जुरिस्डिक्शन जिस लॉ के अंडर वो आए हैं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में आप अपने साइड के पैराग्राफ लिख लें, ठीक है, मतलब अपनी साइड ऑफ स्टोरी जो है ना उसको उस तरह से बयान कर लें, ठीक है। फैक्ट्स तो सेम है ना, आपने अपनी साइड ऑफ स्टोरी बतानी है। उसके बाद क्वेश्चंस प्रेजेंटेड उसी तरह से आ जाएंगे सेम, समरी आपके प्लीडिंग्स के अकॉर्डिंग आज वो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट होगी, आपने उसके आर्गुमेंट्स को उनके रिबट करना है, ठीक है। तो दिस इज अनदर सैंपल फॉर मेमोरियल, ठीक है। और फिर प्रेयर ऑफ रिलीफ में बिल्कुल आप जो है ना उनसे ऑपोजिट चीज़ें मांग रहे होंगे कि इनको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएल्टी ना दी जाए, इनको डावर ना दिया जाए, हमें लाइबल ना ठहराया जाए सेकंड मैरिज के लिए, निकाह रजिस्ट्रार की लाइबिलिटी भी ना की जाए, ठीक है। अब ये मैंने आपको जो दो स्ट्रक्चर दिखा दिए कि किस तरह से जो है ना वो होता है हमारे पास, मेमोरियल किस तरह से होता है, ठीक है। अब ओरल राउंड्स का जो है ना वो क्या सिचुएशन होती है हमारे पास मूटिंग में, विच ओरल राउंड्स आर द हार्ट ऑफ मूटिंग, ठीक है। मूटिंग की जान जो है वो ओरल राउंड्स में है, और वहीं पर जो है ना वो जीत हार का फैसला होता है, वहीं सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हर टीम ने जो है वो एक पैनल ऑफ जजेस होता है, इट कुड बी वन जज या सिंगल जज, ठीक है। सिंगल बेंच हो सकता है आपके पास, डिवीजन बेंच आपके पास 2 जजेस हो सकते हैं, 3 जजेस हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने मर्जी बढ़ाते जाएं, और पैनल ऑफ एक जजेस होता है। अब ओरल राउंड्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है,
सबसे पहले स्पीकर वन जो है पटिशनर साइड का वो बोलता है, एक साइड का स्पीकर बोलेगा पहले। उसका जो टाइम फ्रेम होता है वो 10 से 15 मिनट बोलता है। देन कम्स द स्पीकर टू, ठीक है। उसी साइड का स्पीकर टू आता है, फिर वो 10-15 मिनट बोलता है। फिर हमारे पास स्पीकर जो दूसरी साइड है, रिस्पोंडेंट साइड, उसका स्पीकर वन आता है, वो 10 to 15 मिनट्स बोलता है। देन फिर उसी साइड का दूसरा, यानी कि पहले एक साइड के दो स्पीकर बोलते हैं 20 से 25 मिनट, आधा घंटा। फिर दूसरी साइड के स्पीकर जो है ना वो लगातार बोलते हैं 20 से 25 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद जो साइड पहले आर्ग्यू कर चुकी है, उसने जो उसके दूसरी साइड के आर्गुमेंट्स थे उनको रिबट करना होता है, उस पर क्वेश्चंस उठाने होते हैं कि ये आपने बातें की हैं, आप हमें इसका ये जवाब दें। इसको हम कहते हैं रिबटल्स। फिर वही साइड जिसने सेकंड आर्गुमेंट्स दिए होते हैं वो उनके उन सवालों के जवाब देते हैं कि आपने ये हमारे ऊपर सवाल उठाए हैं, इनका हम ये जवाब देते हैं, ठीक है। तो ये रिबटल्स और सारे रिबटल्स इस तरह से होता है, आपने कोई एडिशनल आर्गुमेंट नहीं करना होता। कोई चीज़ अगर रह गई है तो आप उसको मेंशन जरूर कर दें, बट नॉट, अब पहले तो टाइम ही बहुत शॉर्ट होता है, 2 to 5 मिनट्स होते हैं, बहुत क्विकली आपने 1 2 3 करके रिबटल्स बोलने होते हैं। और फिर दूसरी जो साइड है उसको चाहिए कि जो रिबटल्स हुए हैं 1 to 3 पॉइंट्स अगर उन्होंने पूछे हैं, ठीक है, वो उन्होंने अगर 2+2 पूछा है तो आप 4 जवाब दे के, आप 2+2 का जवाब गलत, वो तो आपकी मर्जी, आप देना चाहें दे दें, लेकिन आप ABC में जवाब ना दें, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। 2+2 अगर काउंटिंग का सवाल है तो काउंटिंग का जवाब दें, आप ABC में उसको ना लेके जाएं। तो रिबटल और सर रिबटल की गेम कुछ इस तरह से होती है। अब एक और चीज समझने की जो जरूरत है यहाँ पर है, वो है अरेंजमेंट ऑफ कंपटीशन। एक कंपटीशन के अंदर आपके पास राउंड्स किस तरह से हो रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रीलिमिनरी राउंड्स होते हैं। हर टीम ने वो राउंड्स बोलने होते हैं, और एक टीम जो है वो 2 राउंड्स प्रिलिमिनरी बोलती है दोनों साइडों से। पहले वो एक साइड से आर्ग्यू करती है और फिर दूसरी साइड से आर्ग्यू करती है। उसके बाद प्रिलिमिनरी राउंड जब हो जाते हैं तो जो टॉप 8 टीम्स होती हैं सारे कंपटीशन की, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर 30 टीम्स, उनके आपस में 15 मैचेस पहले होंगे, फिर बाद में होंगे हर टीम के जो है ना वो 2 2 मैच होंगे, टोटल 30 राउंड्स होने के बाद जो टीम टॉप 8 पोजीशन पर होगी उनके क्वार्टर फाइनल्स राउंड होते हैं। क्वार्टर फाइनल राउंड्स 4 मैचेस होंगे, टीम्स का आपस में मुकाबला होगा 2 2 का, वहां पर नॉकआउट होगा कि जो टीम ज़्यादा स्कोर कर लेती है वो दूसरी टीम जीत जाती है, और जो दूसरी टीम होती है वो हार जाती है। अब कुछ कॉम्पिटिशन्स के अंदर क्वार्टर फाइनल्स में भी ये होता है कि टॉप 4 को सेमीफाइनल में रखा जाता है। कुछ कंपटीशन ऐसे होते हैं जिसमें प्रिलिमिनरी से डायरेक्ट आप सेमीफाइनल्स में आ रहे होते हैं। कुछ प्रिलिमिनरी और क्वार्टर के दरमियान कुछ राउंड्स होते हैं, तो इट डिपेंड्स सब्जेक्टिवली ऑन द टाइप ऑफ कंपटीशन कि आप किस कंपटीशन में और उनका क्या जो है ना वो तर्ज अमल है, ठीक है। अब सेमीफाइनल्स के बाद 2 मैचेस, सेमीफाइनल्स के 4 टीमें आपस में जो है ना वो compete करती हैं, उनमें से जो टीमें जीत जाती हैं उनका फाइनल होता है, और फिर विनर जो है ना उसका फैसला भी उसी बेसिस के ऊपर होता है। तो ये था अरेंजमेंट ऑफ कंपटीशन के किस तरह से ये जो सारे राउंड्स होते हैं, ये प्रिलिमिनरी राउंड क्या होते हैं, ये क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल राउंड ये किस तरह से होते हैं। अच्छा जी, अब ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च जो है उसमें ये तो जो भी लिखा है ये बिल्कुल ठीक लिखा होगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन काम की बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ड्राफ्टिंग और रिसर्च में और इसके साथ साथ ओरल एडवोकेसी के अंदर भी आपने एक रूल याद रखना है, ठीक है। आपके पास अगर नोटबुक हैं उन पर लिख लें, अगर आपके दिल और दिमाग पर आप लिख सकते हैं उस पर लिख लें। अगर आप उस रूल को मास्टर कर जाते हैं, बल्कि मैं 2 रूल्स यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। आप इन दोनों रूल्स को अगर मास्टर कर गए तो आप अच्छी वोटिंग कर जाएंगे, ठीक है। वो क्या है, सबसे पहला है रूल जो है वो है आयरैक रूल, ठीक है। आयरैक एक एक्रोनिम है, इशू, रिसर्च, एप्लीकेशन और कंक्लूजन, ठीक है। इशू क्या है कि क्या बीवी जो है वो क्रुअल्टी पर या पॉलीगैमस मैरिज के ऊपर खुला रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ले सकती है कि नहीं ले सकती, ये इशू है क्या। रूल क्या है, रूल है रेलेवेंट लॉ, सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ठीक है, एक ये लॉ हो गया। और फिर जो इसकी रेलेवेंट केस लॉ है, इनकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से की है, वो इंटरप्रिटेशन जो है वो भी रूल है, ठीक है। अगर एक लॉ है
उसमें स्टैट्यूट है, तो उसके साथ जो केस लॉज है वो भी रेलेवेंट रूल में आएगा। अब उन रेलेवेंट रूल की एप्लीकेशन किस तरह से होगी, ठीक है, ए फॉर एनालिसिस कह लें, ए फॉर एप्लीकेशन कह लें, ठीक है, आयरैक हम कर रहे हैं ना, आई के बाद आर और फिर ए में एप्लीकेशन है या एनालिसिस है। अब एप्लीकेशन जो है, एनालिसिस ये है कि आपके केस में क्या मसला है। हमें पता है कि रूल रेलेवेंट लॉ जो है वो सेक्शन 2 है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का। हमें पता है कि तैयबा मरीन वाला केस क्या कहता है, हमें पता है कि सुगरा बीबी वाला केस क्या कहता है, इसमें क्या हेल्ड हुआ है, इसमें क्या हेल्ड हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। अब आप हमें ये बताएं कि ये लॉ जो है आपके केस में किस तरह से अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम उसमें कहेंगे कि योर ऑनर्स देखें कि तैयबा अमरीन में एक थ्रेशोल्ड सेटल हुआ है क्रूअल्टी का, कि ये चीज़ें होंगी तो आपने क्रूअल्टी उसको कंसिडर करना है। अब हमारे केस में अगर आप फलाने पैराग्राफ में फलानी जगह पर आए, ठीक है, तो ये पैराग्राफ की लाइन नंबर ये हमें बताती है कि इस केस में भी बिल्कुल उसी तरह से हुआ है और वो चीज़ें वो थ्रेशोल्ड मीट हो रहा है। तो फिर जैसा आप कहेंगे कि जी अच्छा, फिर आप देंगे कंक्लूजन कि क्योंकि लॉ पर हमारे जो फैक्ट्स हैं वो पूरे उतर रहे हैं, एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, इसलिए कंक्लूजन ये है कि इस केस में भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ड्राफ्टिंग जब हम कर रहे हैं, पहले रिसर्च करते हैं। रिसर्च में भी आपने देखना है कि एक इसमें इशू क्या है, इसमें रेलेवेंट लॉ कौन कौन सा इशू देख लें, उसको समझ लें पहले से कि उसका मतलब क्या है। फिर उसका रेलेवेंट लॉ ढूंढें, उसके रेलेवेंट केस लॉज ढूंढें। फिर अपने जो फैक्ट्स हैं उनको देखें कि कौन कौन सा फैक्ट हमारी फेवर में है, आप उसको अपने जो रेलेवेंट लॉ आपने ढूंढा है उसके साथ उसको पिंच करें कि अच्छा ये इस तरह से इसकी एप्लीकेशन, और फिर कंक्लूजन लिखें। आर्गुमेंट लिखते हुए भी ड्राफ्ट भी आपने इसी तरह करना है, पहले इशू का जिक्र करें, फिर रेलेवेंट लॉ बताएं, फिर अपने रेलेवेंट फैक्ट्स बताएं और किस तरह से वो अप्लाई होते हैं, और फिर कंक्लूजन दे दें। जब आपने स्ट्रक्चरल आर्गुमेंटेशन करनी है, ओरली आपने वहाँ पर जज के सामने बोलना है, तो फिर जो है आपने उसी तरह से आयरक मेथड को यूज़ करके किस, जैसा अब ये इशू है, ये रेलेवेंट लॉज हैं, हमारे केस में ये हुआ है, ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट्स जो भी हैं वो ये हैं। चूंकि हमारा केस एनालिसिस के बाद उसी तरह का केस है और वो थ्रेशोल्ड को, उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, इसलिए कंक्लूजन ये है कि इसमें ये फैसला हो जाए, ठीक है। अब ये तो उर्दू में मैंने आपको बता दिया है, इंग्लिश में डिफरेंट जारगॉन्स हैं, ठीक है। इंग्लिश में मेरा ख्याल है कि उन्होंने ओरल एडवोकेसी के ऊपर भी जो है ना आपके लिए एक सेशन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। शूटिंग मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि एक प्रॉपर स्किल सेट है, ठीक है। हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ के अंदर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, और आपको भी होना चाहिए स्किलफुल। अब स्किलफुल होने के लिए यू नीड टू पोसेस दैट पर्टिकुलर स्किल सेट, और उसको आपने इंडिविजुअली काम करना है, ठीक है। आपने अपना टाइम उस पर स्पेंड करना है, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट लगानी है, ठीक है, आपने उस पर खर्च करना है, ठीक है। अब तो मूटिंग अच्छी खासी महंगी है, मतलब आपका अच्छा खासा खर्चा आता है, टीम की रजिस्ट्रेशंस बहुत महंगी हैं, मतलब जो स्टीरियोटाइप कंपटीशन हैं, मतलब अच्छे हैं भी अच्छे नहीं भी हैं, उनकी फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस इज़ वेरी हाई, 30-40,000, 45,000, 20,000, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो प्रिंटिंग होती है उसके एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है। बेशक आप अपने शहर में आपने कंपटीशन करना है तो फिर भी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, अगर आपने बाहर करना है तो फिर तो ज़्यादा है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को देखें कि आप उसको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, और इस तरह नहीं है कि सारे कंपटीशन जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा ही महंगे हैं, कुछ हमारे पास सस्ते कॉम्पिटिशन्स भी हैं, ठीक है, और लर्निंग एक्सपीरियंस उनका महंगे वालों से भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जो है वो रिसर्च के हवाले से कुछ टूल्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक जो चीज़ है वो है पाकिस्तान लॉ साइट। पाकिस्तान लॉ साइट जो है उसका एक्सेस डेफिनेटली हर किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो उसका एक्सेस अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, उसको सीखें किस तरह से जो है ना वो उसको उस पे रिसर्च कैसे करते हैं। उसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए चैटबॉट है आपके पास, जो सबसे ऑथेंटिक मुझे लगता है वो परप्लेक्सिटी है, ठीक है।
परप्लेक्सिटी जो है वो अच्छा एक रिसर्च के लिए चैट बॉट है। फिर आपके पास गूगल के ऊपर भी आप डायरेक्ट सर्च करके कर सकते हैं। तो साइटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटेशन बेसिकली लॉ जर्नल जो है उनके अंदर पब्लिश होती हैं, जब क्योंकि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन इंग्लिश जो लीगल सिस्टम है, और कॉमन लीगल सिस्टम के अंदर जुडिशल प्रेसिडेंट्स जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। दे आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ। तो वो बाइंडिंग होते हैं, प्रेसिडेंट्स फॉलो होते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो प्रेसिडेंट सेटल्ड प्रेसिडेंट्स होते हैं दे आर फॉलोड इन द अपकमिंग केसेस। तो उनको सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए दे आर पब्लिश्ड ऑन डिफरेंट लॉ जर्नल्स, ठीक है। जब वो पब्लिश हो जाते हैं तो उनको एक सर्टेन एक कोड दिया जाता है। जो लॉ जर्नल होता है उसका नाम होता है, जिस साल वो पब्लिश हुआ वो होता है, और जिस पेज के ऊपर वो है वो होता है। अब एक चीज जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, बिकॉज वी आर हैविंग अ गुड यू नो ऑडियंस हेयर, वो ये चीज़ है कि ये जो सारी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं मोटिंग के हवाले से, ये जो स्ट्रक्चर बताया है मैंने, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द कंपटीशन जो है ना वो इंग्लिश में होते हैं, जिसकी वजह से लैंग्वेज बैरियर भी कुछ बच्चों के लिए होता है। लाइक कि वो कुछ जो बात कहना चाह रहे होते हैं उनके दिमाग में बड़ी अच्छी बात होती है लेकिन वो नहीं कह पाते, ठीक है। तो ये मसाइल हैं कुछ, ठीक है। और लैंग्वेज बैरियर, और कुछ जगहों पर कुछ कंपटीशन में इसको भी ख़त्म कर रहे हैं, बायलिंगुअल रखा जाता है। सोली उर्दू कंपटीशंस भी हुए हैं, ठीक है। और दूसरा एक जो मेजर इशू मैं समझता हूँ ना वो ये है कि अगर आप ये हमने स्ट्रक्चर देखा हो ना हमारे पास, जो मैंने आपको मूड प्रोपोजिशन दिखाई है, ठीक है। मूड प्रोपोजिशन के बाद मैंने आपको जो है वो दिखाया है अपना मेमोरियल्स दिखाए हैं। अब इसका जो प्रैक्टिकलिटी है उसके साथ उस तरह से ताल्लुक है नहीं। अब फॉर एग्जांपल आप क्रिमिनल केस एक डील कर रहे हैं तो उसमें आपको बिल्कुल डिफरेंट तरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपके पास एफआईआर होती है। अगर बेल की मैं बात करूं, यू हैव ऑर्डर्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट, यू हैव पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट, आपके पास एमएलसी होते हैं। तो वो बहुत डिफरेंट तरह की जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन है, विच इज टेक्स मूटिंग फार अवे फ्रॉम द प्रैक्टिकलिटी इन पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम या पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। इसमें अभी तक जो है वो पाकिस्तान के पूरे मूटिंग सर्किट के अंदर उस तरह से मुझे बेहतरीन नहीं नज़र आती, जो कि मतलब जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ की इब्तदा है वो एक एफआईआर से होती है, ठीक है। और सितम ज़रफ़ी ये है कि आपको पूरे आपके एकेडमिक करियर के अंदर जो भी अपना 5 साल 4 साल का जो भी एकेडमिक करियर है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से, पाकिस्तान का बेशक बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो आपको एकेडमिकली आपको सीआरपीसी अजबर याद तो करवा सकता है, लेकिन बता सकता है आपको कि सेक्शन 154 सीआरपीसी के थ्रू आपकी एफआईआर लॉन्च होगी। लेकिन जब आपके सामने जो है वो एफआईआर आएगी ज़िंदगी में पहली दफ़ा, तो आप यू वुड नॉट हैव एनी क्लू अबाउट डैट। आप देखेंगे कि ये क्या है। तो आप उस वक्त देखें कि एक बंदा जिसने 5 साल लगा लिए हैं अपनी डिग्री को, एकेडमिक करियर जो भी उसका था, और उसमें उसने जो जिस चीज़ से प्रैक्टिस शुरू हो रही है, इब्तदा हो रही है क्रिमिनल लॉ की, और ये जुडिशरी वाले लोगों के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। तो उसको एक प्रॉपर एफआईआर नहीं पढ़ने आती, ठीक है। उसको पता नहीं है कि एफआईआर में कितने कॉलम्स हैं, क्या उस मतलब उसके ऊपर काम करना, अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ लेना, बेल लेना तो बहुत दूर की बात है, उसको समझ नहीं आएगी कि वहां पर लिखा क्या है। तो सितम ज़रफ़ी आप देखें निज़ाम की कि इतना बड़ा 5 साल का गैप है आप में, कि जिसमें आपको समझ ही ना आए कि ये मतलब है क्या ये, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे फिर 5 साल लगा के आप अच्छी अदालत से पढ़ के जब आप अपने ऑफिस जाते हैं तो आपके सीनियर के सामने आपकी क्या इज्जत रह जाती है, आपके जो उधर कॉलीग्स होते हैं, इवन मुंशी के सामने आपकी क्या इज्जत रह जाती है कि ये बंदा कहता है कि मैं फलाने बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आया हूँ, लेकिन इसको एक एफआईआर नहीं पढ़ने आती, ठीक है। तो वहां पर एम्बेरसमेंट होती है। और फिर जो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, कोर्ट्स है, देखें हर जो भी हमारे पास प्रोफेशन है उसके अंदर हर प्रोफेशन की अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। और आप देखें कि जो मेडिकल प्रोफेशन है उसकी अपनी टर्म्स हैं, जो बिजनेस प्रोफेशन है उसकी अपनी टर्म्स हैं, और एआई है, जो भी कंप्यूटर साइंस है, एनी प्रोफेशन उसकी सारी
अपनी टर्मिनोलॉजी से। इसी तरह लीगल प्रोफेशन के अंदर भी जो लैंग्वेज है लीगल है वो स्पेसिफिक है, लीगल टर्मिनोलॉजीज थोड़ी डिफरेंट है। आप सिंपल इंग्लिश नहीं होती ये, आपको समझना पड़ता है, लैंग्वेज को समझना बहुत जो है ना वो ज़रूरी होता है, और उस पॉइंट के ऊपर आप पर मुश्किल भी होता है आपके लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर जो है वो आपके सामने एक कोर्ट ऑर्डर आ गया है और वो सिंगल पेज कोर्ट ऑर्डर है, तो आप देखें कि उसको समझने के लिए लोगों का जब नए न्यू एंट्रेंट्स बचा जाता है प्रैक्टिस के लिए, तो उसको एक सिंपल ऑर्डर को समझने के लिए उसका सर घूमने लग जाता है, बिकॉज उसको उस तरह से वो कभी दिखाया नहीं गया, कभी पढ़ाया नहीं गया, उसका वो कोई जो है ना वो एक्सपोजर नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि ठीक है मोटिंग, ऑल्दो इसके मैंने आपको सारे फ़ायदे गिना दिए हैं, लेकिन जहाँ पर पाकिस्तानी वोटिंग सर्किट जो है वो लैग कर रहा है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकलिटी उस तरह से बेहतर नहीं हो पा रही, उसका यही नुकसान है कि आपको रियल डॉक्यूमेंटेशन से जो है ना वो नहीं बताया जाता। अब मैंने आपको बता दिया, मेमोरियल दिखा But दिया आपको जी। there's still a bit of an issue with your audio. अभी ठीक है? Yes, but it keeps breaking up or has a weird feedback every once in a while. अ, कहाँ तक जो है ना मेरी बात नहीं सुनी आप लोगों ने? कैन यू यू सर नो आपकी जस्ट आवाज रेकन आ व्हाट आई रही है, वाज मगर टॉकिंग? हर थोड़ी देर के बाद बीच में कोई फीडबैक आ रहा है या गायब हो रही है और फिर वापस आ रही है। बहुत 2-3 सेक ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के लिए हो रहा है। सो इट्स नॉट डिस्टर्बिंग द फ्लो, बट इशू आ रहा है बार बार। आपकी आपको भी इसी तरह का इशू फेस हुआ है मेरी आवाज़ में? इज इट? मेरे पास तो आ रहा है बार बार। ओके, मे बी मेरा कोई और मेरे पास इंटरनेट, बाकी पार्टिसिपेंट्स के पास भी 2-3 मैसेजेस आए हैं कि ऑडियो के इश्यूज आ रहे हैं। मे बी इंटरनेट का कोई इशू है। लेट मी ट्राई इफ आई कैन फिक्स इट। ओके। गिव मी अ मिनट। इज इट नाउ बेटर? आई हैव स्विच्ड यस, इट फ्रॉम वाईफाई। यस इट्स बेटर, साउंड्स ओके। क्लियर। अच्छा, अब ये सारी डिस्कशन में ये कर रहा था कि वी आर फार अवे फ्रॉम द प्रैक्टिकलिटी इन द मूटिंग सर्किट एज वेल। तो what I wanna you know I would love to share with you all is, just give me a moment. There are so much tabs being opened in my laptop. So here we go. Yes. Can you confirm if my screen is visible? I'm trying to show you a document here with picture of two boys standing. Yes, it's visible. So this was the lacuna I was trying to figure out ke how can I contribute in mitigating the gap between the practicality and mooting. और मेरा खुशकिस्मती ये थी कि आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर व्हेन आई जॉइन माई अंकल्स चैम्बर एंड देयर पार्ट टाइम काम करके मैंने जो है ना ऑफिस का काम सीखा, जिसमें मैंने लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल ड्राफ्टिंग वगैरह सीखी। तो वहाँ पर जाने से मुझे लीगल ड्राफ्टिंग तो ठीक है, मैं कंप्यूटर यूज़ करता था, वो सारी चीज़ें ड्राफ्ट्स मैंने देखे। मैंने केस फाइल्स पढ़ना शुरू की तो मेरी जो फेमिलैरिटी है विद लीगल डॉक्यूमेंट्स वो बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। और विच मेड मी वेरी डिस्टिंक्ट इन माई इंटायर इंस्टीट्यूशन या मूटिंग सर्किट कह ले, बिकॉज एट दिस लेवल देयर आर वेरी few people who decide to join a law chamber और फिर उतना regularly, मैं समझता हूँ, I'm not bragging about myself but this is something I could mention to make a change because it had impacted me my life so much। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों की भी ज़िंदगी उस तरह से इम्पैक्ट हो, ठीक है।
तो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ BULC लॉ मूड सोसाइटी, एक फ्लैगशिप इवेंट होता है हमारा, मूड कंपटीशन करवाना होता है, इंट्रा मूड कंपटीशन, जिसमें लॉ कॉलेज के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, एंड वी हैड अ गुड नंबर ऑफ टीम्स एज वेल, ठीक है। तो उनकी जो प्रोपोजिशन थी, एक एक जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि आई मेड इट ऑन द बेसिस ऑफ रियल डॉक्यूमेंटेशन। और जिस तरह से मैंने आपको एक 4 5 10 12 पैराग्राफ्स और 4 सवालों वाली प्रोपोजिशन नहीं थी ये, what I did, I introduced, real documentation. If you could see, this is an FIR, which is exactly structured in a way that कि आपको जो पुलिस स्टेशन से FIR मिलती है वो भी इसी तरह की होती है, ठीक है। This is the mood proposition I'm showing to you. Then we have the orders of, bail matter था, क्योंकि हाई कोर्ट में तो सेशंस कोर्ट से बेल उनकी खारिज हुई थी। तो दिस इज अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर बाय द लोअर कोर्ट, ठीक है। ये ऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। देन कम्स द रिकवरी मीमोज, जो उनसे चीज़ें बरामद हुई हैं, ये वो रिकवरी मीमोज है यहाँ पर। अच्छा, फिर अब आप देखेंगे मेमोरियल्स। मेमोरियल्स जो है ना वो, उनका हमारे प्रैक्टिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस तरह की सबमिशन जो है ना अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी है आपने, किसी भी कोर्ट में, किसी भी फोरम पे। तो आई लेट स्टूडेंट्स सबमिट बेल पिटिशन। जब मैं आपको एक अपना जो केस है, मैं आज सुबह ड्राफ्ट कर रहा था, तो दिस इज़ अ बेल पिटिशन आई ड्राफ्टेड टुडे फॉर अ हाई कोर्ट केस। तो ये स्ट्रक्चर, ये इस तरह की, ये आपके पूरे जुडिशल सिस्टम में यही स्ट्रक्चर वर्क करता है। सारे वकला जो हैं वो ये इस तरह की पिटिशन सबमिट कराते हैं, ठीक है। इनका अपना कंटेंट होता है, अपना स्टाइल होता है लिखने का। तो आई मेड स्टूडेंट्स वर्क ऑन दीज फॉर्मेट्स रादर देन स्टीरियोटाइप, जो भी हमारी फॉर्मेटिंग रही है मोटिंग की। और जो उनकी आर्गुमेंटेशन थी, इसको मैंने बायलिंगुअल रखा था, ठीक है। और बहुत अच्छा रिस्पांस था, और बच्चों ने काफ़ी कुछ उसमें जो है ना वो लर्न किया। दिस वाज द लास्ट थिंग आई वुड लाइक, आई हैड लव टू मेंशन। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो, इफ़ वी कैन हैव अ फीडबैक सेशन एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। एनीबडी? Participants, you may open your mics now. अस्सलाम वालेकुम मैम। ये अटेंडेंस लिंक शेयर नहीं हो रही चैट में, मुझे नजर नहीं आ रही। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। विल रीशेयर इट। अगर अभी किसी का सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन या कोई है तो वो पूछ ले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। One last thing, are you getting time with this? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, आइए क्वेश्चन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, माय आई वाज म्यूटेड बाय समबडी। आपकी आवाज़ आ रही है जी, बोलें। सर आवाज़ है, आ रही है मेरी? यस यस, डेफिनेटली आ रही है आवाज़। आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी बिल्कुल, अभी आ रही। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने बोला कि 2 राउंड्स होते हैं, जी तो उसमें एक दफ़ा जो है ना वो सर प्लेंटिफ की साइड हम होते हैं, आर्ग्यू करते हैं, और जब राउंड चेंज जी जी होता है तो हम डिफेंडेंट की साइड हो जाते हैं। तो जी। सर ग्राउंड्स का और फैक्ट्स का तो पता चल जाता है दूसरी पार्टी को, तो सर फिर मतलब तो सारा तो मेरे हिसाब से इधर ही उसको पता चल जाता है ना कि क्या क्या ग्राउंड्स थे उसके, क्या मेरे ग्राउंड्स थे। केस पे इफेक्ट बिल्कुल। नहीं पड़ेगा सर उसका उसका?
मैं जवाब दूँ अभी? शैल आई आंसर? जी 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 सर बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द कंपटीशन में ये होता है कि जो फिक्सचर्स होते हैं वो इस तरह से किए होते हैं कि आपका जो एक दफ़ा अगर किसी टीम के साथ एक राउंड हो गया है प्रिलिमिनरी, तो इट इज़ वेरी लेस लाइकली कि आपका उसी टीम के साथ दोबारा मैच दूसरा राउंड भी हो। ठीक है, कुछ कॉम्पिटिशन्स में हो जाता है, कुछ कंपटीशन में नहीं होता। ठीक है, और मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो पहला कंपटीशन था वो थर्ड इंट्रा मूड कंपटीशन था पीयूएलसी में, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में। और मेरा पहला मैच जो था प्रिलिमिनरी का वो मेरे सीनियर्स थे, मोस्ट सीनियर्स हमारी एक टीम थी, तो उससे हुआ था। और फिर फाइनल भी उसी टीम से हुआ था और वही साइड्स हमने आर्ग्यू की थी। तो इट हैपन्स, ठीक है, कॉम्पिटिशन में ऐसे हो जाता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना कि पहले एक साइड से आपने उसी टीम के अगेंस्ट आर्ग्यू कर लिया, उनको आपके सारे आर्गुमेंट्स पता चल गए, फिर नेक्स्ट में भी वो, तो इसी चीज़ का तो नाम वोटिंग है कि हाउ यू इम्प्रोवाइज। ठीक है, कि आपको पता है कि इस बंदे को अगर ये आर्गुमेंट पता है तो आप उस पर नया क्या सोचते हैं। ठीक है, अब स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ? ओके, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, व्हेन वी यूज टू सिट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट साइड, हम अपना सारा केस भूल जाते थे। वी यूज टू सी के ये क्या बोल रहा है, और फिर उसके आर्गुमेंट्स का जवाब देते थे। दिस इज इम्प्रोवाइजेशन यू हैव टू मेक। और फिर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक टेक्निक बताता हूँ कि अगर आप रिस्पोंडेंट साइड से हैं और पटिशनर साइड पहले बोल रही है, तो कॉन्स्टेंटली जजेस एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स के ऊपर उसको क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जजेस के सवाल होते हैं, ठीक है, क्या ये ऐसे नहीं है, क्या ये ऐसे नहीं है, तो जजेस के सवालों के अकॉर्डिंग भी हम वहाँ पर बैठ के अपनी प्लीडिंग्स चेंज कर लेते थे। ठीक है, दिस वुड डेफिनेटली विल बी अडेप्टेड बाय अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और बाय इन्वेस्टिंग सो मच टाइम। तो लेकिन ये बात कि आर्गुमेंट्स अगर पता भी चल जाएं तो फिर ही तो मतलब आपके जो है ना एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ट्रू एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, उसका पता चलेगा कि ना हो अब आपके पास क्या आर्गुमेंट है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो अस्सलाम थैंक वालेकुम यू सर। सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। हेलो अस्सलाम यस, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। This is Zahra Ijaz. Thank you so much, sir, for such knowledge and information. My question is, as a beginner, what mistakes that you did at first, and what we should avoid doing when we are going to participate in a mooting competition, or while making a memorial, what are your a few tips that could represent us better? ओके, पहले मैं टिप से स्टार्ट करूंगा, देन फिर मैं गलतियां बताऊंगा अपनी और जो आपको नहीं करनी चाहिए। टिप सबसे बड़ी ये है कि जितना भी चैट जीपीटी इस्तेमाल होता है उसका करें। मतलब मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एरा है ये, अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यू विल बी रिप्लेस्ड। ठीक है, नॉट विद द एआई बट द पर्सन हु नोज द एआई। ठीक है, टाइम सेव होता है आपका बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेमोरियल के अंदर बहुत सारी पेचीदा चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत अननेसेसरी होती हैं, और उनके ऊपर आप बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उसको जो है वो किस तरह से करना है, चैट जीपीटी का यूज़ किस तरह से करना है, उसकी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी ये चीज़ मेमोरियल मूड कंपटीशन ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब समरी करते वक्त उसको बताएं कि मुझे इसकी 1.5 पेज की समरी कर दो, उसको पीडीएफ अटैच करके दें। ठीक है, फिर उसको कहें कि रेलेवेंट लॉ खुद ढूंढें। ठीक है, उसको बोलेंगे इसकी मुझे एप्लीकेशन, ये जो फैक्ट्स हैं ये रेलेवेंट फैक्ट इस पे कर दो, इसकी कंक्लूजन लिख दो, समराइज कर दो इसको, प्रेयर लिख दो, स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन लिख दो, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज लिख दो। इसका इस्तेमाल करें, लेकिन वहाँ ना करें मिस्टेक जो मैं तो मतलब इतनी नहीं की, जो फेलो मूटर्स ने बहुत की, वो ये थी कि जब चैट जीपीटी नया नया आया था तो दे यूज टू इवन साइट जजमेंट्स फ्रॉम चैट जीपीटी विदाउट इवन क्रॉस चेकिंग इट। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। चैट जीपीटी बहुत फेक केसेस आपको बना देगा, जिस तरह का मर्जी कह रहे हैं, आपको लगेगा कि वाह यही तो मैं ढूंढ रहा था, और वो पाकिस्तान लॉ साइट पे जब आप चेक करेंगे तो वो होगी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी वो साइटेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, एआई टूल्स का रिसर्च में भी इस्तेमाल करें, ये टिप है आपके लिए। ठीक है, फॉर मेमोरियल ड्राफ्टिंग। ठीक है, और
एक जो चीज़ होती है, दो स्टाइल्स होते हैं मेमोरियल ड्राफ्टिंग में इश्यूज़ के हवाले से। या तो आप एक एक इशू जो है ना टीम मेंबर्स में बांट लेते हैं, ठीक है, या फिर आप दो टीम मेंबर्स एक इशू पर, या पूरी टीम एक इशू पर पहले काम करती है, फिर दूसरे पर काम करती है, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर। यू कैन गो वट एवर सूट्स यू, लेकिन आपको नाव हाव होनी चाहिए, एक स्पीकर को दूसरे स्पीकर के इश्यूज की नाव हाव होनी चाहिए। अब जो मुझसे गलतियां होती थी वो ये होती थी कि मैं अपने आप को ओवरबर्डन बहुत ज़्यादा करता था काम के सिलसिले में, ठीक है। मेरे साथ ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स के अंदर मैं चार अगर इश्यूज हैं तो उनकी दोनों साइड्स में खुद लिख रहा हूँ, मेमोरियल स्ट्रक्चर में खुद कर रहा हूँ। तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती थी कि आई वुड मेक श्योर कि सारा काम मैं खुद करूँ, बिकॉज टीम मेरी अपनी होती थी, मेरे अपने दोस्त होते थे, और मुझे मतलब पता होता है कि कौन कितना काम मेरे साथ कर सकता है, तो मैं उससे उतना काम लेकर से ज़्यादा काम खुद करता था, अपने आप को ओवरबर्डन करता था, मैं अपने आप को जो है ना वो फ्रस्ट्रेट कर लेता था, जिससे मेरी ओरल प्लीडिंग्स बहुत ख़राब होती थी, ठीक है। और एक ख़ास नंबर ऑफ मूड्स करने के बावजूद भी मुझे प्रेजेंटेशन मेरी उतनी अच्छी नहीं होती थी। आई यूज़ टू रिसर्च वेरी गुड, आई यूज़ टू ड्राफ्ट वेरी गुड, बट जब बात आती थी प्रेजेंटेशन की तो मेरी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं होती थी, अनलेस के आई वर्कड ऑन इट, ठीक है, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर किया। प्रेजेंटेशन जब आप कर रहे होते हैं ना, तो देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन योर टंग एंड योर माइंड। तो वो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब मैं इसकी आपको ना एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, किस तरह से ये वर्क करती है। अब फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हम मिडिल फैमिली से हमारा ताल्लुक है, हम कोई बहुत ज़्यादा ऑक्सफोर्ड टाइप स्कूल्स में नहीं पढ़े हुए। लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। जब हम स्कूल में होते हैं प्राइमरी में, तो वहाँ पर हमें इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी जाती है, हमें इंग्लिश लिखने शुरू कर कर देते हैं हम, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, हमारी रीडिंग अच्छी हो रही है, हम एक मॉड्यूल जो है इंग्लिश का उस पर काम कर रहे हैं, दूसरे पर भी काम करते हैं, वी आर राइटिंग, वी आर रीडिंग। अब जब बात आती है लिसनिंग की, पाकिस्तान के अंदर इतनी नॉर्मेटिव इंग्लिश में नहीं बोली जाती, ठीक है। नॉर्मली आप यू वुड नॉट सी पीपल स्पीकिंग ऑन द स्ट्रीट, ठीक है, फाइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी लिसनिंग जो पावर है वो उस तरह से उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, डेवलप नहीं होती, ठीक है। फिर कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको मूवीज़ इंग्लिश देखने का शौक होता है, सीरीज़ देखने का शौक होता है, तो वो सुन सुन के ऑर्स ऑफ इंग्लिश सुन के आपकी थोड़ी लिसनिंग बेहतर हो जाती है। अगेन सबसे ज़्यादा हम मार खाते हैं स्पीकिंग में। स्पीकिंग जो है वो बेहतर नहीं होती, क्योंकि हमें उस तरह से अपॉर्चुनिटी, हमें प्लेटफॉर्म, हमें उस तरह से टाइम ही नहीं हम लगा पाते स्पीकिंग पे। तो मेक श्योर कि यू हैव डिफरेंट एप्स कर लें आप, एप्लीकेशन ऑन। अब तो ऐसी एप्स आ गई हैं, आप किसी दुनिया में किसी से भी कनेक्ट करके कॉल पे, ठीक है, एक ऐप है वो आपको कनेक्ट करा देती है 10 मिनट के लिए किसी भी फॉरेनर से, तो आप उसके साथ इंग्लिश अपनी प्रैक्टिस कर लें। और भी एप्लीकेशन हैं, तो वर्क ऑन इट, ठीक है। मेरे पास इतनी वर्किंग नहीं थी इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर, तो आई वर्कड ऑन इट। तो ये मेरा एक ही मसला था, दैट वाज इंग्लिश स्पीकिंग इतन शुरू में, ठीक है। वो विद द कोर्स ऑफ टाइम वो हो गया। बाकी रही बात न्यू एंट्रेंट्स की, आपने बात की तो कॉन्फिडेंस का मसला होता है, हिचकिचाहट होती है। जस्ट रजिस्टर फॉर इट, ठीक है, रजिस्टर करने के बाद जस्ट गो फॉर इट। पहली दफ़ा आई ट्रैम्बल्ड ऑन माई फीट, ठीक है, मुझे मेरे जज ने कहा कि आपकी जो है ना वो टांगें कांप रही थी, आपका पहला कंपटीशन है। तो मैंने कहा जी यस, मेरा को पहला कंपटीशन है। तो वो क्या चीज़ थी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब दूसरा राउंड आया, तीसरा राउंड आया, तो चौथे राउंड के अंदर 5 जज का पैनल था, तो दे इंडिविजुअली अप्रिशिएटेड मी कि यू स्पीक वेल। तो ये विद द कोर्स ऑफ टाइम जो है ना वो आपकी चीज़ कवर होगी, कॉन्फिडेंस जो है विद द कोर्स ऑफ टाइम आपको आता जाएगा, आ जाएगा जी, ठीक है। ऑब्वियसली जो फियर होता है वो हमेशा एक्चुअल ग्राउंडिंग, जो ग्राउंड रियलिटी होता है उससे ज़्यादा होता है। ग्राउंड रियलिटी इतनी स्केरी नहीं होती जितना फियर इट सेल्फ स्केरी होता है। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Me, Mohammad Atif Shar, as a law student. Sir, my question is that what advice would you give to me as a law student second semester? Which skills should I enhance for mooting and drafting right now? सबसे पहली स्किल जो है ना कि वो है रजिस्टर करने की स्किल, ठीक है। आप रजिस्टर करें पहले किसी कंपटीशन के लिए, फिर उसके बाद
टीम अच्छी बनाएं, जैसी भी है आप टीम बनाएं, ठीक है। और ड्राफ्टिंग के लिए जो सबसे अच्छी स्किल होनी चाहिए आपके पास वो है आपकी MS वर्ड, ठीक है। पहले तो आप MS वर्ड चलाना सीखें। ज़्यादातर मूटर्स जो हैं, अभी भी बहुत अच्छे अच्छे मूटर्स हैं, मैं जानता हूँ उनको उनको MS वर्ड क्योंकि इतना वो नहीं करते तो उनको ड्राफ्टिंग नहीं होती, वो किसी से करवा लेते हैं। तो ड्राफ्टिंग के लिए ये अच्छा होना चाहिए। और दूसरा एक स्टेमिना होना चाहिए आपका जजमेंट्स रीड करने में, ठीक है। जजमेंट्स आर वेरी लेंथी। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की बेनज़ीर भुट्टो केस 65 70 80 90 पेजेस, 100+ पेजेस। ICC की जजमेंट्स 150 150 200 300 पेजेस, ठीक है। तो उसमें इट इज़ नॉट नेसेसरी आपको जजमेंट पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। वो सीखेंगे कैसे पढ़ते हैं और उसमें से काम की बात कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सारी जजमेंट A to Z सारी पढ़ दें, ठीक है, वो नहीं होता। आपने काम की बात वो विद द कोर्स ऑफ टाइम आ जाएगी, ठीक है। और स्पीकिंग का मैंने आपको बताया कि गेट योर सेल्फ आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, और कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जहाँ पर आपकी इंग्लिश की बोलने की प्रैक्टिस हो, आपकी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस हो। तो गेट समथिंग टू डू, कोई एक्टिविटी हो आपके पास। एनीथिंग एल्स? अस्सलाम वालेकुम जनजे भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनजे भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने कोर्ट प्रेसिडेंट्स की बात की ना, तो क्या यस। जरूरी है कि मतलब हमने काफी सारे, जैसे एक इशू है तो एक इशू में मतलब कितनी कोई इसकी लिमिट है नंबर्स वाइज के कितने बेहतर है कि अगर आप इतने यूज करें, या एक दो एलिमेंट भी काफी है? देखें, आपको एक और मैंने रूल मुझे भूल गया था बताना, वो था कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल का रूल, ठीक है। आप मेमोरियल के अंदर जो हो सकता है लिख लें, जितना एक्सटेंसिव करना है आप, एक की बजाय मैं कहता हूँ आप 10 जजमेंट्स लिख लें। लेकिन अगर आप ये काम ओरल प्लेडिंग्स के लिए रख रहे हैं ना, तो यू आर फॉलोइंग योर सेल्फ इन अ पिट। आप अपने आप को एक गड्ढे में गिरा रहे हैं। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपको अगर ये आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी एक जजमेंट से बात बन जाएगी तो आप एक को यूज़ कर लें। अब एक इशू को, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक इशू में एक जजमेंट, दो जजमेंट होनी चाहिए, 10 जजमेंट होनी चाहिए? तो इट डिपेंड्स अपॉन द इशू। अब इशू के लेम्स होते हैं, ठीक है, कि आपने एक इशू में एक बात कर दी, एक इशू में फिर दूसरी बात कर दी, ठीक है। तो अगर तो आपके जो लिम्स हैं वो ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली हर लिम को सब्सटैंशिएट करने के लिए यू हैव टू गिव अ लीगल प्रेसिडेंट और लीगल रेफरेंस। तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा लिम्स होंगे तो यू वुड हैव ज़्यादा जजमेंट्स। अगर इट इज़ अ सिंपल ओपन एंड शट इशू तो उसमें अपने आप को उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा फॉर द प्रेजेंटेशन पार्ट, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि यू हैव टू प्रोवाइड द जजेस विद द कॉपी, ठीक है। अब जो कॉपी है वो नॉर्मली क्या होता है कि जजमेंट्स आर वेरी लॉन्ग, यानी देर आर अ लॉट ऑफ पेजेस, ठीक है, फॉर अ सिंगल जजमेंट। यू कैन नॉट हैव ऑल ऑफ देम कॉपीड, ठीक है। आप प्रिंटिंग उसकी सारी नहीं करवा सकते। व्हाट यू कैन डू इज टू प्रिंट द फर्स्ट पेज ऑफ द जजमेंट, फिर द रेलेवेंट पोर्शन एंड द मे बी द लास्ट पोर्शन और द पेजेस इन बिटवीन। बस 2 to 3 पेज, 4 पेजेस की जजमेंट की कॉपी आपने लेके जानी है, इससे ज़्यादा नहीं लेके जानी, ठीक है। और जो चीज़ हमने लेटली की, और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला से, एहसन चीमा, बहुत अच्छे मूटर हैं, उन्होंने जो मुझे चीज़ सिखाई थी वो ये थी कि ही यूज़ टू मेक अ कंपेंडियम। एक बड़ी रेड कलर की, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की बड़ी प्लास्टिक की वो फाइल्स लेते थे जिनके अंदर बड़े बड़े स्प्रिंग्स होते थे। तो ही यूज़ टू पुट ऑल हिज रेफरेंसेस इन दैट वेरी फाइल एंड ही यूज़ टू फ्लैग दोज फाइल्स, ठीक है। और आपने अगर फुटनोट्स लगाए हैं तो जजमेंट्स जो आपने बोलनी है, मेक देम एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एंड मार्क दोज कॉपीज इन दैट फाइल। उस पेज, उन पेजेस के ऊपर फ्लैग्स लगा के एनेक्सर A1 A2 3 ABCD जो भी आपका सीक्वेंस है उसके एनेक्सर उस हिसाब से लगाएं, न कि फुटनोट्स के। और आपने फ्लैग्स लाजमी लगाने हैं, जज को कॉपी आपने लाजमी प्रोवाइड करनी है, ठीक है।
तो ये जो कंपेंडियम वाली चीज़ है आप इसको लाजमी क्या करें, वो जो है ना कि बेलिफ को आप दे रहे हैं एक एक पेज करके, बार बार आपका रिसर्चर उठ के आ रहा है, उसकी भी कमर थकवाते हैं। बेलिफ को अलग आपने वो जजेस के सामने अलग ढेर लग जाता है। तो उससे बेहतर ये कि आप फाइल्स में रखें उसको, ठीक है। एनीथिंग एल्स? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जान से भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार अपना इंट्रोडक्शन करवाते जाएं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से बैठे हैं। आज सर साजिद अली, थर्ड सेमेस्टर, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज स्टूडेंट। साजिद कैसे हैं आप तो मेरे जूनियर हैं। जी जी अलहमदिल्ला साजिद। बिल्कुल ठीक भाई। आप भाई मेरा ना पॉइंट है इसके बारे में, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। हाँ तो हाँ। लास्ट लास्ट टाइम जो अपने लॉ कॉलेज में वर्कशॉप हुआ था, आप ही ने कंडक्ट करवाया था रूम में, आली अगर साहब। तो उन्होंने एक बात की थी कि हमेशा जो आपका स्टार पॉइंट होता है उसको आपने रिवील नहीं करना होता, उसको आपने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं शो करना होता। जस्ट आप जाके उसको हाई कोर्ट वगैरह में जाके ना उसको आप चैलेंज कर देते हैं, और या वो पॉइंट आप उधर ठीक है। जाके हम्म। अब हम समरी देंगे इसकी आर्ग्यूमेंट की। तो हम हाँ हाँ। उसी जस्ट बात करेंगे जो हमने मेमोरियल में दिए हैं, या फिर इसी तरह हमें स्टार पॉइंट अपना हाइड करना पड़ता है। देखें, अगर तो मेमोरियल्स एक्सचेंज हो रहे हैं साजिद, देर आर कॉम्पिटिशन्स जहाँ पर एक रात पहले आपको मेमोरियल मिल जाता है ऑपोजिट टीम का, ठीक है। देर राइट। आर कंपटीशन जहाँ पर आपको 15 मिनट पहले राउंड्स में जब आप बैठते हैं जजेस का वेट करते हैं तब मेमोरियल मिल जाता है। एंड देर आर कंपटीशन जहाँ पर आपको मेमोरियल एट ऑल मिलता ही नहीं है। तो रही बात के समरी में वो चीज़ लिखने की या प्लीडिंग्स में वो लिखने की, अगर आपने प्लीडिंग में लिखी है, जिसने समरी से पढ़ लेनी है उसने प्लीडिंग से भी पढ़ लेनी है, ठीक है। या तो आप अपनी प्लीडिंग में वो बात लिख रहे होते या नहीं लिख रहे होते। अब सवाल यह है कि लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये चीज़ मेरा स्टार आर्गुमेंट है और वाकई इट कैन शैटर द अदर साइड, और हम बहुत इस तरह से करते थे। मेरे लास्ट जो कुछ कॉम्पिटिशन हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ होती थी, इवन के मैं ये अपने लिए कर रहा था अभी कुछ कंपटीशन से जो कि बहुत इफेक्टिव मेरे लिए साबित हो रही थी। वो ये थी कि आई यूज़ टू टेक अ ब्लैंक पेपर और उसके अंदर मैं अपने नोट्स बनाता था अपने मेमोरियल के आर्गूमेंट से। कुछ रिसर्च जो है वो अ, अब्दुल्ला को शायद पता हो कि सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर में कंपटीशन हुआ था, और वहाँ पर हम फाइनल जब हमने बोलने जाना था, जाहिर बात है तब तो मेमोरियल में आप नहीं ना ऐड कर रहे। फाइनल जब हमने बोलने जाना था जिस दिन, उस दिन सुबह बैठकर मैं प्रिंटिंग कर रहा था जजमेंट्स की। तो देर आर सो मैनी थिंग्स, कुछ सवालों के जवाबों के लिए आपने रखी होती हैं जजेस के, कुछ आपने अगली पार्टी को हिलाने के लिए रखी होती हैं। तो इट इज़ ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन टू कीप योर स्टार आर्गूमेंट्स विद योर सेल्फ। देर इज़ नो नीड टू थ्रो देम ऑल इन द अदर साइड्स पॉकेट। राइट। तो कुछ हमारे पास में केस जजमेंट की होती है, केस लॉ। तो अगर हमने वो मेंशन नहीं किए उसके अंदर, प्रोपोजिशन, सॉरी, मेमोरियल ड्राफ्ट के अंदर, लेकिन हमें बाद में रिसर्च करते हुए वो हमें मिल जाए, ड्यूरिंग द मूड भी हमें मिल सकते हैं, अगर हम डेली में से हम क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं, जब क्वार्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें वो भी मिल जाता है। तो क्या हम वो प्रेफर कर सकते हैं जजमेंट जो हमने मेमोरियल में नहीं डेफिनेटली बनाई? डेफिनेटली केस लॉज के ऊपर तो कोई मेरे ख्याल रूल भी नहीं होता कि आप रूल्स अगर देखें तो कहीं ये नहीं लिखा होता कि आप इसको जो है ना वो करें, आप नहीं कर सकते ऐसे केस लॉ जो आपने मेमोरियल में नहीं मेंशन किए। ऑल्दो कुछ कॉम्पिटिशन्स में आर्गुमेंट्स पर होता है, बट इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव टू द जजेस पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एज अ जज बैठा हूँ तो आई वुड जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरियल, और उसके अलावा मेरे पास ना तो उनकी जजमेंट्स देखने के लिए टाइम होता है ना मेमोरियल देखने के लिए टाइम होता है। तो आप अपने आर्गुमेंट वो मेमोरियल में लिखा है कि नहीं लिखा, ये जज पे डिपेंड करता है कि वो आपको रोकते हैं उस बात पे, ठीक है। कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि ये आर्गुमेंट आपके मेमोरियल में कहाँ है। कुछ जजेस इस चीज़ पे बॉदर नहीं करते, और केस लॉज के ऊपर तो कोई पाबंदी है ही नहीं। ओके भैया, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जानजेब भाई, अस्सलाम मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से सलमान बात कर रहा हूँ। मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि अक्सर ये होता है कि आप किसी मूड में जाते हैं ना, तो वो आपका जो कॉलेज है ना, वो कहते हैं आप उससे लेटर लेके आए। तो आपको इस तरह के मूड सजेस्ट कर सकते हैं जो आप प्राइवेटली भी जा सकते हैं। अभी तक
किसी भी कंपटीशन में मुझे ये नहीं कहा गया कि आप अपना लेटर लेके आएं, ठीक है। होंगे देर देर कुड बी सम कंपटीशन जहाँ पर आप मुझे वैसे मेंशन कर दें आप, तो बेहतर है। किस कंपटीशन में ऐसे उन्होंने कहा था? ये अभी था आईवीसी का मोड कंपटीशन था, तो उसके लिए। आईवी कौन सा? IYC था इस तरह करके ना। मैं वो देखता हूँ मुझे आइडिया होगा, लेकिन वो भी दोस्त ने भेजा था तो हम जा नहीं पाए थे, टीम रजिस्टर करवानी थी। ये IYC आई थिंक। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मूड कौन था ये? कोई वेज, विलियम वेज कुछ करके कुछ या एफडीआई करके। हाँ, देर आर सम इंटरनेशनल कंपटीशन जहाँ पर वो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पाकिस्तान के जो ज़्यादातर नेशनल लेवल पर कंपटीशन होते हैं उनमें इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और मोस्ट ऑफ द कंपटीशन विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है ADL, तो अगर ये कंपटीशन करवाते हैं तो मोर लाइकली दे वुड हैव प्राइवेट टीम्स एज वेल, और जिसमें आप मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से भी जो है ना वो कर सकते हैं, टीम अप करके जा सकते हैं। तो ऐसे भी कंपटीशन होते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास जी। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, it's Javeria Aruj, currently the student of law semester 7th at University of Chakwal. Sir, my question is that when the arguments conflict, how do we decide which line of reasoning to prioritize in the memorial? थोड़ा एलैबोरेट करेंगे आप अपने क्वेश्चन को? सर, आई सेड जब आर्ग्यूमेंट्स कन्फ्लिक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या लाइक वो एक ट्रिक होती है जिसको हम यूज़ करके हम एक वो लाइन ऑफ रीजनिंग को जो है वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, लाइक मोस्ट रेलिवेंट जो पोर्शन है हम उसका वो उसको हम कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते अच्छा, हैं इन इसमें आवर मेमोरियल। द बेटर कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी टू मेक सब आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आप श्योर। एक आर्गुमेंट को पहले रख लें, दूसरे को फिर रख लें, तीसरे को। एंड व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द आर्गुमेंट्स बिफोर द जज, you can go with the presentation in a way कि if the court is not satisfied by my this argument, then I would like to resort to another argument which is this and this and this। तो आप उसमें अपने मेमोरियल के अंदर भी सबमिशंस बना सकते हैं, और फिर उसको ओरली भी जो है ना बोल सकते हैं। मल्टीपल आर्गुमेंट्स आप लेके आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो आप इशू को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। आप देखें कि इशू किस तरह से है। Okay, sir. So one more question is that how much creativity is acceptable in memorial drafting without deviating from the legal formalities? क्रिएटिविटी किस तरह से आप मतलब Sir, like when we are drafting the memorial, our most of the focus is on legal arguments. But how much creativity is allowed कि हम अपने memorial में जो है वो legal drafting से like legal argument से हटके कितनी creativity जो है वो use कर सकते हैं? आर यू आस्किंग फॉर द फॉर्मेटिंग एंड स्ट्रक्चरल पार्ट? फॉर्मेटिंग ही बात कर रही है ना आपके? बोल्ड कर सकते हैं कितनी चीज़ें, फ्रेम्स लगा सकते हैं, हेडिंग्स कितनी अंडरलाइन कर सर सकते हैं। सर इट्स ऑलरेडी गिवन इन द रूल्स, वो उसमें तो रूल्स जो है वो मेंशन्ड होते हैं कि आपने किस तरह से लाइक एक मेमोरियल को ड्राफ्ट करना है। बट आई एम आस्किंग अबाउट द क्रिएटिविटी। लाइक देखिए, अब हम ठीक है। कोई भी चीज़ कोई भी मेमोरियल हम ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें हम मोस्ट ऑफ द फोकस जो है वो हमारा लीगल आर्ग्यूमेंट्स पे होता है। लाइक हम लॉ केस लॉज यूज़ करते हैं, लीगल रेफरेंसेस यूज़ करते हैं, बट हाउ मच क्रिएटिविटी इज़ अलाउड इन गॉट ड्राफ्टिंग द इट, मेमोरियल? गॉट इट। सबसे पहले स्ट्रिक्टली अगर मैं देखूं तो इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग एज योर आर्गुमेंट, then it has to be substantiated by a proper legal source, ठीक है। आप अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है। मेमोरियल कोई रिसर्च पेपर भी नहीं होता कि आपने हर लाइन जो है जो लिखनी है उसको आपने उसी से वो करना है, ठीक है। और ना ही जो है वो ओरल आर्गुमेंट्स के दौरान आपको हर आर्गुमेंट की अपनी कॉपी देने की ज़रूरत होती है। तो यस, आप क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी रीजनेबल। कॉमन सेंस होनी चाहिए उसमें, ठीक है। आप ये नहीं है कि क्रिएटिविटी कर रहे हैं लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वो absurd बात ना हो जाए।
ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात ही जो है वो जजमेंट से हवाला दें। आप लॉजिकल रीजनिंग, कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, बट इट इट कुड नॉट बी सो absurd that it has changed the intention of the argument there. Sure, sir. Thank you so much. But one more question is that how can we handle the weak areas in our cases while drafting? Should we avoid or address them directly? देखिए, एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मोटिंग इज़ नॉट अबाउट प्रूविंग एनीथिंग। आपने कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी वहाँ पर, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाला जो कंपटीशन मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में इस तरह से हो जाता है कि ऑलरेडी एक इशू सेटल्ड इशू होता है, उस पर जजमेंट्स ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी जजमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्लेडिंग है वो बहुत ही इम्बैलेंस हो जाती है। अब उसमें ये था कि क्या सेक्शन 306 पाकिस्तान पीनल कोड से लेकर सेक्शन 308 पाकिस्तान पीनल कोड जो हैं वो इस्लामिक इंजंक्शंस के, कुरानिक इंजंक्शंस के ख़िलाफ़ हैं कि नहीं है। तो उस पे अल्लाह दत्ता वर्सेस द स्टेट PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट, मतलब वन है शायद वो, सॉरी वो था फेडरल शरीयत कोर्ट का एक केस था। तो उसमें ये ऑलरेडी बात सेटल हो चुकी है कि दे आर अकॉर्डिंग टू इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एंड दे आर डेविएटिंग फ्रॉम इट। और उस पे कुरानिक हवाले और हदीस के हवाले भी थे उनकी जस्टिफिकेशन के लिए। अब एक चीज़ इस्लाम के अंदर एग्जिस्ट करती है, उस पर हदीस मौजूद है, उस पर कुरानिक वर्सेस मौजूद हैं, तो मैं जो है, मेरी क्या औकात है थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो के मैं वो उस चीज़ को चैलेंज कर सकूं, ठीक है। इधर 26 अमेंडमेंट को जो है अभी तक जो हामिद खान साहब उस तरह से चैलेंज नहीं कर सके, तो मैं किस तरह से चैलेंज कर सकता हूँ। तो मोटिंग इज़ नॉट अबाउट प्रूविंग समथिंग। हाँ, मोटिंग इज़ अबाउट प्रेजेंटिंग, कि हाउ डू यू प्रेजेंट। आपने वहाँ पर कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी है, आपने प्रेजेंट करनी है। अगर देर इज़ अ सिचुएशन व्हेन यू फील कि योर आर्गुमेंट्स आर वीक एंड देर इज़ नो रूम फॉर आर्गुइंग एनीथिंग, तो स्टिल कम अप विद समथिंग विच कुड बी गुड इन आर्गुमेंटेशन, रीजनेबल आर्गुमेंट हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर आपके पास कोई जजमेंट भी हो। एनीथिंग एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सिकंदर रावलपिंडी से, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आते रहते हैं, तो इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है रजिस्ट्रेशन के लिए? आप ऐसा करें कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें, डिफरेंट सोसाइटीज़ के, ठीक है। सर्च करके, जी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनकी अपनी अपनी सोसाइटीज़ है। UCP लॉ सोसाइटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की लॉ सोसाइटी है, PULC लॉ मूड सोसाइटी है। तो लॉ मूड सोसाइटी आप अगर फेसबुक पे सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ के पेजेस आ जाएंगे। तो आप उनको फॉलो कर लें एंड यू वुड बी अपडेटेड व्हेन एवर देयर इज़ अ कंपटीशन, ठीक है। एंड फिर जब एक दफ़ा आपकी आ जाती है उसमें रिसर्च, वो उसमें आपका आ जाता है, उसमें सर्कल में आपके एक दो दफ़ा रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो फिर आपको खुद ही इनविटेशन आना भी शुरू हो जाते हैं और फिर दोस्तों से पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, my name is Ikra and I am a second year law student at Quaid-e-Azam University, Islamabad. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि where to write the facts in the IREC method? Like issue से पहले लिखना चाहिए या फिर ruling के बाद? What would you suggest? लेट मी रीकैप द डायरेक्ट मेथड। इशू पहले आएगा, ठीक है। फिर रेलेवेंट रूल आएगा जिसमें आपके रेलेवेंट लॉज, स्टैट्यूट्स, सेक्शन, आर्टिकल्स आते हैं, केस लॉज आते हैं। फिर फैक्ट्स आते हैं, और फैक्ट्स को फिर आपने जब जोड़ना है उनके साथ, तो तब भी आ सकते हैं। अब एक स्टाइल है ये आयरक मेथड के थ्रू। दूसरा, आप इशू के बाद पहले फैक्ट्स भी दे सकते हैं, फिर लॉ दे सकते हैं, और फिर जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो द रूल एंड एनालिसिस वाला पार्ट आपस में स्विच हो सकते हैं, इशू और कंक्लूजन उधर ही रहेंगी, ठीक है।
यस सर। सर मैंने असल में एक फायरिक मेथड का सुना था जिसमें वो फैक्ट्स जो है वो इश्यूज से भी पहले थे, तो इसलिए आई वाज आस्किंग के कौन से मेथड का? फायरिक मेथड। बस देखें, ये तो अब हर बंदे ने अपना अपना मेथड निकाला हुआ है, लेकिन मोस्ट जो ज़्यादातर चीज़ यूज़ होती है, मैं तो उस हिसाब से आपको बताया। इट इज़ क्वाइट सब्जेक्टिव कि आपने किस तरह करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए और अच्छा लिख सकें, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर आयरैक मेथड। It is ओके सर। most except एक one more thing. If you go through Lahore High Court's website, there you would have a section for bulletin. ठीक है, हाई कोर्ट का अपना बुलेटिन है जिसके अंदर एनुअली वो केस लॉज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पीडीएफ मौजूद है उसकी। जी सर। और लाहौर हाई कोर्ट के जो बुलेटिन है उसके अंदर भी आयरैक मेथड फॉलो किया जाता है, उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर। ठीक हो गया, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? Anyone else? Abdullah has raised hand. Hello, can you hear me, sir? जी, Yes, sir. I'm from Rawalpindi, and the question is mine that if we faces some communication barriers on a remote call, so what is the best options that we get in the next remote call? So can you sorry, please I brief it? couldn't understand. Your voice is quite, distorted. Okay, I will repeat it for you. I'm saying that if we faces some communication barriers and other things that you tell in the session, so what is the best options that we can improve it? What I have, understood by your question is you're asking for if someone is having some barriers in communicating, then how they can overcome it, right? Yeah, sure. Like I have mentioned earlier, there are four modules of English: writing, reading, listening, and speaking. In our, from our school life or Let's go primary आगे बढ़ो। education, we have been. Can you please mute yourself? Thank you. From our primary education, if you see, we are exposed or vulnerable to the reading and writing part of the English, but the other two modules are not so in touch with us, because we are not provided such an opportunity to communicate in English. Then we, work on listening to English by watching movies, by watching seasons, and the speaking part still remains uh, unaddressed. Then, am I audible? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अदालतों में जो अक्सर कार्रवाई हम देखते हैं, हर इशू के हवाले से ये जो है जजमेंट पेश कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हर पॉइंट पर हमें जजमेंट पेश करनी है तो फिर स्टूडेंट की अपनी क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी? बिल्कुल। आप लॉ स्टूडेंट हैं आप भी? सर मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? मुल्तान में। कितना टाइम हो गया आपको? सर मुझे अभी 2 साल हुए हैं। तो 2 सालों में आपने हर वकील को वहां पर हर बात के ऊपर जजमेंट देते देखा है? मैं हर बात पे तो नहीं सर, जो रेलिवेंट मैटर होता है उनके हवाले से दे रहे होते हैं। अच्छा, इस तरह से नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एफआईआर आई है ना, जी। तो उस एफआईआर में कौन कौन सी ग्राउंड्स निकालनी है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वहां पर तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी लग रही है ना। अब उन ग्राउंड्स को सब्सटेंशिएट मैंने करना है किससे? जजमेंट से।
अभी देखें, ये कोई कस्टम नहीं है, ये कोई मतलब रिवाज नहीं है कि आपने जजमेंट्स देनी है। बेसिकली वी फॉलो कॉमन लीगल सिस्टम, जो कि ब्रिटिश लीगल सिस्टम है, इंग्लिश लीगल सिस्टम, विच इज़ recognized ओवर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। तो उनमें ज़्यादातर जो है, क्योंकि वो वहाँ पर प्रेसिडेंट्स को जो है ना वो बाइंडिंग समझा जाता है, तो इसलिए भी हमारे, अगर आप आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन का देखें ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो बाइंडिंग हैं लोअर कोर्ट्स के ऊपर। तो इसलिए आप अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए जजमेंट देते हैं, आप उसमें से कोई चीज़ नहीं निकाल रहे होते। ना सर, देखिए अब हर केस में सेम सिचुएशन तो नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है। अगर FIR एक 420 की आती है तो उसमें तो ये नहीं है कि जो फ्रॉड हुआ होगा वो एक ही तरीके से होगा। हर जगह पर मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके भी तो हो सकते हैं। तो इसमें ऐसे है कि आपको देखिए, ये फैक्चुअल बात है कि फ्रॉड किस तरह से हुआ है, ठीक है। अब इफ़ यू सी के प्रैक्टिस के अंदर एक जो सीरीज ऑफ, मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 जी, आ रही। अगर आप प्रैक्टिस में देखें तो पाकिस्तान पीनल के कोड के कुछ गिने चुने ऑफेंसेस हैं, जिसमें 302 के हैं, 337 के हैं, फिर 379, ये 511 सेक्शन में से कुछ गिने चुने सेक्शन हैं जिनके आपके केसेस आएंगे प्रैक्टिस के अंदर। तो चीज़ें रिपीट होती हैं और स्टीरियोटिपिकली रिपीट होती हैं। आपको FIR के अंदर एक ही स्टोरी देखने को मिलती है, एक ही तरह से वही ललकारा मारा, एक बंदे ने फायर मारा और बंदा मौके पे मर गया, उसी तरह से कुल्हाड़ा निकाला, उसी तरह से सर पे मारा, सर फट गया। सर सर स्टोरी की सर सारी। ये तो सर सर काइंडली ये है कि ये तो हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो पुलिस स्टेशनों वालों ने जो FIR लिखी होती है, उनका तो लिखने का तरीका ही सेम होता है। अभी मैंने देखा है रिसेंटली जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं, उनको रटवाया गया है कि जब आपके पास FIR आए तो आपने कैसे लिखनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टीरियोटिपिकल वर्ड मैंने इसीलिए यूज़ किया है कि एक सेट जो है ना वो फॉर्मेट यूज़ किया जाता है एक स्टोरी को लिखने के लिए। अदर देन दैट, फैक्चुअल बातों के ऊपर आपको जो है ना वो जजमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ लीगल बातों के ऊपर देने की ज़रूरत होती है। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? I believe that's all, sir. We'll थैंक यू। conclude the session for today. Thank you for joining us. It was an honor to have you. Thank you for थैंक यू sharing सो your मच। experience and knowledge with us. I'm sure all the participants found it just as interesting, informative, and beneficial as I did. Moreover, congratulations on the completion of your degree and best of थैंक luck यू। for your future endeavors. Thank you so much. It was equally an honor, and I'm really grateful that you have, taken such initiative for the new entrants of the career. Thank you so much for having me. जानते हैं भाई, Yes, yes. काइंडली जो आपने मेमोरियल वगैरह दिखाए थे वो शेयर हो जाएंगे ग्रुप में। शेयर मैं इनको कर देता हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, वो आपसे कर देंगे बिकॉज आई एम नॉट इन द ग्रुप। एंड आई वुड ट्राई टू शेयर द वर्ड फॉर्मेट्स, ताकि आप एडिटिंग भी अगर करनी हो तो आपके लिए आसानी हो, क्योंकि PDFs पर एडिट नहीं होती। Cover the material to the participants. Like I said, we'll be concluding the session. Thank you for your time. Thank you for joining us. That will be all. For participants, there was a little note. You will only be given attendance certificates if you participate for both the days, today and tomorrow, the session for tomorrow, if you attend that. Otherwise, you will not be issued certificates. Thank you all. You may now exit the meeting. Participants, you all may leave now.